तो हमने वारंट के प्रकार देख लिए थे, डायरेक्ट सीरीज, इनडायरेक्ट सीरीज के वारंट होते हैं, या फिर दूसरे प्रकार से हमने प्रोडक्शन वारंट, टूल वारंट, एडिशनल वारंट, रिप्लेसमेंट वारंट के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अब वारंट जब बनता है शॉप वारंट छोड़ करके, तो जो हमारा प्रोडक्शन वारंट है, टूल वारंट है, तो उसमें हमारे को बेसिक जो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, उसमें सबसे पहले तो मटेरियल ड्रॉ करने के लिए डिमांड नोट से ही मटेरियल ड्रॉ होता है। डिमांड नोट पहले सेक्शन रेज करेगा, जो भी प्रोडक्शन सेक्शन होगा तो वो रेज करेगा। उसके बाद में एमसीओ उसको एथराइज करेगा, और इसके बाद में स्टोर में जा करके उससे उस डिमांड नोट को दिया जाता है, तो स्टोर उसके अगेंस्ट में सामान इशू करता है। इसी प्रकार यदि जब आपके उसमें वारंट में कुछ स्क्रैप वगैरह जनरेट हो रही है, तो उसको जमा किया जाता है, तो उसके लिए रिटर्न नोट बनाया जाता है। उसकी भी क्वांटिटी पूर्व निर्धारित एस्टीमेट के आधार पे ही रहती है, तो उसके लिए भी रिटर्न नोट सेक्शन रेज करेगा। उसके बाद में एमसीओ से एथराइज करा करके स्टोर के डिस्पोजल गोडाउन में उसको जमा कर दिया जाता है। इसके बाद में आपका ये प्रोडक्शन वारंट है, तो उसके लिए मतलब पीस वर्क बुकिंग करने के लिए जब आपका काम हो जाता है, एक्सेप्टेड हो जाता है, तो पीस वर्क बुकिंग की जाती है। तो उसके लिए पीस वर्क कार्ड बनाया जाता है, ऑनलाइन ही बनाया जाता है आजकल, ऑफलाइन नहीं। इसके पहले एक डीए नोट या आई नोट के आधार पे ही ये डिसाइड होता है कि एक्सेप्टेड मटेरियल है कि नहीं है। तो डीए नोट का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ डिपार्टमेंटल एडवाइस नोट, इसको लिख लीजिए। तो डीए नोट कहाँ पे डीए और आरडी बनता है? जहाँ पे 40 सीरीज के वारंट है, मतलब एक्सेप्ट सिस्टम के वारंट पे काम हो रहा है, तो वहाँ डीए आरडी बनेगा। डीए पहले बना करके उसको एक्सेप्टेड शो किया जाएगा, आरडी दूसरे वारंट में रेस की जाएगी। एक तरीके का रेड डिमांड नोट है, बोला जाता है इसको। तो ये एक तरीके का डिमांड नोट है। डिमांड नोट क्या होता है कि आप डिमांड नोट से स्टोर से सामान ड्रॉ करते हैं, और आरडी से आप सामान ड्रॉ करते हैं दूसरे वारंट से या दूसरे सेक्शन से। जब आपको मटेरियल लेना होता है एक वारंट में, अपने वारंट में दूसरे सेक्शन से के वारंट से मटेरियल लेना होता है, तो आप उस सेक्शन को आरडी देते हैं, तो उस आरडी के अगेंस्ट में वो माल सप्लाई करता है आपके सेक्शन को। इसी प्रकार में आपका बचा एक ट्रांसफर वाउचर बनता है। आप मान लीजिए कि एक वारंट में आपने सामान इशू करवा लिया है कुछ काम करने के लिए, पर दूसरे वारंट में जरूरत पड़ी, या इस वारंट में आप अभी काम नहीं हो रहा, दूसरे वारंट में काम हो रहा है, तो इस तरीके के मटेरियल को आप फिर से स्टोर स्टॉक में न जमा करके एक वारंट से दूसरे वारंट में सीधे सीधे ट्रांसफर कर देते, तो एक वारंट से घट के वो दूसरे वारंट में जुड़ जाता है। तो इसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है। डिमांड नोट वाले में आपने स्टोर से ड्रॉ करके उस वारंट में लेकर के आए, यहाँ पे आरडी के द्वारा आप उस वारंट में लेकर के आए, तो वारंट की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होती है। तो आरडी रेड डिमांड नोट, डीए डिपार्टमेंटल एडवाइस नोट या डिपार्टमेंटल एक्सेप्टेंस नोट भी बोलते हैं। तो ट्रांसफर वाउचर में आप लिख लीजिए लेबर भी और मटेरियल दोनों ट्रांसफर किए जा सकते हैं एक वारंट से दूसरे वारंट में।
देखिए लिखा हुआ है, केवल एक्सेप्ट सिस्टम में काम करने वाली निर्माणियों में डीएआरडी बनाया जाता है। पीस वर्क कार्ड में मतलब इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पीस वर्कर है तो इंडिविजुअल कार्ड बनेगा, और गैंग वर्कर है तो गैंग का पीस वर्क कार्ड बनेगा। ये पीस वर्क कार्ड आप एक अकाउंट भेजेंगे, उस इसी पीस वर्क कार्ड के आधार पे आइस की पेमेंट होती है। ट्रांसफर वाउचर मैंने बता दिए। इसमें एक केवल और केवल एक वो है कि ट्रांसफर वाउचर में जो डिविजनल ऑफिसर है उसके साइन करवाने पड़ते हैं। साथ ही साथ ये लिखना पड़ता है कि ये एक्चुअल ट्रांसफर क्यों किया गया, रीजन लिख लीजिए इसमें, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो डीओ के हस्ताक्षर प्लस रीजन, ये दोनों होने के बाद में अकाउंट ऑफिस इसको भेजा जाता है ट्रांसफर वाउचर, जिससे कि अकाउंटिंग की जा सके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इसकी जरूरत पड़ती है। तो जितने भी ट्रांसफर वाउचर जाते हैं तो ट्रांसफर वाउचर का एक्सट्रैक्ट भी अलग से जनरेट होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ईडीपी अनुभाग को ट्रांसफर वाउचरों का एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए भेज दिया जाता है। तो जैसे आपने लेबर एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ा कि लेबर एब्स्ट्रैक्ट में लेबर का विवरण रहता, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट में मटेरियल का विवरण रहेगा। ऐसे ही ट्रांसफर वाउचर एब्स्ट्रैक्ट बनता है, उसमें ट्रांसफर वाउचर्स का डिटेल रहता है। ये कॉस्टिंग पैकेज से बनता है। रेड डिमांड नोट मैंने आप लोगों को बता दिया, आई नोट भी बता दी। आई नोट का लिख लीजिए, यहाँ पे 3-4 चीजें लिखी हुई हैं। फॉर्म नंबर 1937 आई नोट के लिए यूज किया जाता है। तो आई नोट कब बनता है, जब आपने मटेरियल बना लिया, उसको आपने इंस्पेक्टरेट से पास करवा लिया, तो इंस्पेक्टरेट इस पे साइन करेगा, जो भी एसक्यूई है, डीजीपी, आपके यहाँ जो भी इंस्पेक्शन का काम कर रहा है वो, मतलब आउटसाइड एजेंसी, आर्मी के लिए एसक्यूई वगैरह है आपके यहाँ, या नेवी के लिए नेवल यूनिट अलग बैठी रहती है, एयरफोर्स की अलग रहती है। तो वो आई नोट पे आपके साइन करते हैं, सील लगाते हैं। इसके बाद आई नोट आता है वर्क ऑफिस पे। वर्क ऑफिस इसका ओ वाउचर बनाता है, और ओ वाउचर बनाने के बाद में ये स्टोर में आई नोट के साथ में ओ वाउचर भेज दिया जाता है। तो वहां पे पी वाउचर जनरेट किया जाता है। पी वाउचर से मटेरियल इशू किया जाता है कंसाइनी को। ये मैंने पी वाउचर बता दी। पी वाउचर का फुल फॉर्म लिख लीजिए, प्रोडक्शन वाउचर। इसकी पोस्टिंग प्रोडक्शन लेजर कार्ड में की जाती है। डिमांड नोट मैंने बता दिया। बिन कार्ड, बिन कार्ड जिसमें स्टोर कीपर माल लेने देने, मतलब कि एज जैसे बताया हुआ था कि एज ए पासबुक काम करता है कि आपका कितना है, आपने जमा किया, कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना आपने इशू कर दिया, हर एक एंट्री उसमें रहती है पासबुक में। वैसे ही बिन कार्ड में हर एक एंट्री रहती है कि कितना रिसिप्ट हुआ, इशू हुआ, बैलेंस हुआ। बैलेंस, इशू, रिसिप्ट, इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी? स्टोर कीपर की। यह कार्य किसका है? स्टॉक ग्रुप का कार्य है। बिन कार्ड में
ये तो आपने रिसिप्ट इशू बैलेंस दर्शाया, उसके साथ ही साथ इसका लोकेशन भी दर्शाना पड़ता है। लोकेशन लिखा है, लोकेशन लिख लीजिए। लोकेशन मतलब कि कहाँ पे रखा हुआ है। अलग अलग एलएफ के लिए अलग अलग बिन कार्ड मेंटेन किए जाते हैं। इसके वेरिफिकेशन के लिए स्टॉक वेरिफिकेशन ग्रुप में भेजा जाता है। एग्जामिनेशन ऑर्डर, स्टोर कीपर जिस माल की सारी जानकारी क्यूएमएट को इंस्पेक्शन हेतु जिस दस्तावेज पर देती है उसे एग्जामिनेशन ऑर्डर कहते हैं। ये एग्जामिनेशन ऑर्डर कब जरूरत पड़ता है, या तो आपका मतलब कि कोई आइटम ऐसा रखा हुआ है स्टोर स्टॉक में कि उसकी लाइफ खत्म होती है, मतलब कि तो उसको चेक करवा, मतलब कि पीरियोडिकली चेक करवाया जाता है एग्जामिनेशन ऑर्डर के द्वारा। एग्जामिनेशन ऑर्डर किसके पास जाएगा, क्यूएमएट के पास जाएगा। क्यूएमएट इसकी टेस्टिंग वगैरह करा करके अब उसको बताता है कि हाँ ये अभी अब आपके काम करने लायक है कि नहीं है। ऐसे ही आप जब इस मतलब कि प्रोडक्शन शॉप से कोई स्क्रैप भेजते हैं स्टोर में जमा करने के लिए, तो उस को किस तरीके का स्क्रैप है ये बताने के लिए एग्जामिनेशन ऑर्डर बनाया जाता है। वहां पे एग्जामिनेशन ऑर्डर प्रोडक्शन सेक्शन बनाएगा, उसके एचओएस का साइन होगा। इधर पे क्यूएमएट आएगा तो क्यूएमएट उस पे साइन करेगा, उसकी कंडीशन वगैरह बताएगा कि हाँ ये किस क्लास का ये स्क्रैप है। इसके बाद ही रिटर्न नोट पोस्ट किया जाता है। अब आता है सेमी स्टेटमेंट। सेमी स्टेटमेंट क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है कि हमारा जो काम है प्रोडक्शन सेक्शन में, आपने वारंट तो ले लिया, तो वारंट में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मतलब कि सामान रहता है। मान लीजिए 1 लाख का वारंट लिया आपने, आपने 50,000 के लिए मटेरियल ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद में 20,000 बना करके उसमें से आपने इशू कर दिया, तो जो इशू कर दिया आपने तो वो सेमी स्टेटमेंट से हट जाएगा। बाकी बचा आइटम आपकी सेमी स्टेटमेंट की अलग अलग कैटेगरी में रहेगा। कैटेगरी 1, 2, 3, 4 इसके लिए रखी जाती है। ये प्रत्येक वर्ष, एक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च के दौरान पाइपलाइन में रखी गए सभी सामानों के लिए बनाया जाता है। तो ये किस तरीके से बन रहा है इसको समझने की जरूरत नहीं, आपको केवल एक किस्में लिख लीजिए। सेमी स्टेटमेंट सेक्शन वाइज बन होते हैं। हर एक सेक्शन में टोटल कितने वारंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि खुले हुए हैं। वारंट की कैटेगरी क्या होती है, एक तो आपने वारंट इशू किया, ओपन वारंट, अब उसके ऊपर काम चलेगा। जैसे ही आपने वारंट इशू किया, एक कॉपी आप मंथली भेजते हैं अकाउंट ऑफिस को, तो अकाउंट ऑफिस उस वारंट के अगेंस्ट में एक कॉस्ट कार्ड खोलता है, जिसमें वो उसका पूरा विवरण लिखता है कि कितने क्वांटिटी के लिए कॉस्ट कार्ड खोला जा रहा है। हर एक महीने इसका इसमें पूरी एंट्री आती है कि उस वारंट में जितना काम हुआ, तो पीएसएल के जरिए कितना डिमांड नोट वगैरह, डिमांड नोट, रिटर्न नोट जनरेट हुआ, उसकी वैल्यू वगैरह। पीएसएल से आपका मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट बनेगा, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट से आपका कॉस्ट कार्ड में पोस्टिंग होगी। ऐसे ही लेबर एब्स्ट्रैक्ट हर एक महीने आपके यहाँ से पीस वर्क बुकिंग होगी, तो जो पीस वर्क कार्ड आएंगे तो उससे लेबर एब्स्ट्रैक्ट जनरेट होगा। तो उस लेबर एब्स्ट्रैक्ट से में वर्क ऑर्डर वारंट रहता है, तो उस वर्क ऑर्डर वारंट में कितना लेबर ड्रॉ किया गया,
या लेबर ट्रांसफर किया गया, या मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें कितना लेबर मटेरियल लिया गया, कितना मटेरियल वापस किया गया, ये सारा का सारा विवरण रहता है, वो आकर के आपके कॉस्टिंग पैकेज में उसको डाल दिया जाता है। तो ये तो हो गया वारंट जब खुला तब के लिए। अब वारंट की कंडीशन क्या हो गई? एक कंडीशन हो गई ओपन। अब आपका काम पूरा हो गया, आपने वारंट में काम पूरा कर दिया, तो दूसरी कंडीशन उसकी क्या होगी? जब काम पूरा हो गया, सेटिस्फैक्ट्री हो गया, तो क्लोज किया जाता वारंट को। वारंट क्लोज करने का काम वर्क ऑफिस का, जैसे कि ओपन करने का काम वर्क ऑफिस का, वैसे ही वारंट क्लोज करने का काम वर्क ऑफिस का। वर्क ऑफिस क्लोज करके अकाउंट ऑफिस को वारंट भेज देता है। तो वहां साथ ही जैसे ही वो मंथली जाता है, तो साथ ही साथ वो उसमें पूरा ट्रांजेक्शन शो करके कॉस्ट कार्ड को भी बंद करते हैं। अब ये तो हो गया कंप्लीट वाले में, कि आपने माल कंप्लीट बनाया और इशू किया। अब दूसरा एक प्रकार होता है कि आपने बनाया ही नहीं, आपके पास वो वारंट रखा रहा, आपने ना मटेरियल ड्रॉ किया, ना लेबर ड्रॉ किया, उस पर कोई काम नहीं किया, और आपको लगता है कि अब उसमें कोई काम नहीं किया जाएगा, तो फिर उसको क्लोज किया जाता है। उसको बोला जाता है अनटच। तो अनटच करके भी वारंट भेजा जाता है आपके अकाउंट ऑफिस। तो वहां पे भी वो सारे ट्रांजेक्शन चेक करते हैं कि वाकई अनटच हुआ कि नहीं, तो उसके बाद में वहां पे भी कॉस्ट कार्ड क्लोज करते हैं। इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी बचती है कि आपने कुछ काम किया। 1 लाख का वारंट लिया था आपने, 30,000 40,000 जो भी बनाना था बनाया, 80,000 बनाया। उसके बाद में बाकी काम किन्हीं कारणों, बस प्रोडक्शन की आवश्यकताओं को देखते हुए, मटेरियल की अवेलेबिलिटी वगैरह देखते हुए, आपको लगता है कि बीच में ही काम इस वारंट में नहीं किया जा सकता, तो आप उस तरीके के वारंट में भी सारे ट्रांजेक्शन पूरे करके अकाउंट वर्क ऑफिस भेजते हैं। प्रोडक्शन सेक्शन के द्वारा वर्क ऑफिस इसको शॉर्ट क्लोज करता है। शॉर्ट क्लोज मतलब कि आपने 1 लाख का वारंट लिया था, 80,000 आपने बनाया, बाकी 20,000 नहीं बनाया, तो 80,000 पे शॉर्ट क्लोज कर देगा। तो तीन कैटेगरी में बंद हो, वारंट की तीन कैटेगरी हो रही। एक ओपन वारंट, दूसरा अनटच वारंट, तीसरा हो गया शॉर्ट क्लोज, जब आपने शॉर्ट क्लोज कर दिया। अब आती सेमी स्टेटमेंट। तो सेमी स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास में जब ओपन वारंट है, तो ओपन वारंट में आप कभी मटेरियल ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करेंगे, कुछ माल बन जाएगा, कुछ आई नोटेड हो जाएगा, कुछ इशू हो जाएगा। तो इसकी अलग अलग कैटेगरी को निर्धारित करने के लिए सेमी स्टेटमेंट बनाया जाता है, जो कि सेक्शन वाइज बनाया जाता है, जिससे कि फैक्ट्री को पता चल सके एनुअल अकाउंट बनाते वक्त कि WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में कितना मटेरियल रखा हुआ है प्रोडक्शन शॉप के पास। क्योंकि स्टोर स्टॉक में तो पता चल जाएगा कि आपने कितना डिमांड नोट नहीं दिया है, उतना स्टोर स्टॉक में है। पर सेक्शन में अलग अलग स्टेजेस पे सामान रखा हुआ है, तो ये केवल और केवल सेक्शन वाला ही बता सकता है कि हमारा किस किस स्टेज पे कौन सा सामान रखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या विवरण रहता है सेमी स्टेटमेंट में? वर्क ऑर्डर, वारंट नंबर, उसमें उपलब्ध मटेरियल की मात्रा और उसकी विवरण और उसकी मात्रा, पार्ट फिनिश्ड वर्क के मामले में उत्पादन का स्टेज और क्वांटिटी। इसको आगे दिखाता हूं मैं। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं इसको। सेमी स्टेटमेंट या वर्क इन प्रोग्रेस की 4 श्रेणियां होती। कैटेगरी 1
कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। अब इसको उल्टा पढ़ते हैं। कैटेगरी 4 को हम पहले देखते हैं। कैटेगरी 4 कैटेगरी को हम वर्क इन प्रोग्रेस में काउंट करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस इस कैटेगरी 4 में उस मटेरियल को बोला जाता है कि केवल आपने मटेरियल को स्टोर से ड्रॉ करके अपने प्रोडक्शन सेक्शन में रखा, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया है। जिस मटेरियल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, आपने एक रॉड ली थी, रॉड लेकर के स्टोर से लेकर के आए और अपने सेक्शन में रखा, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, तो वो कैटेगरी 4 में आएगा। कि इसके बाद में एक दूसरा प्रकार हो जाता है कैटेगरी 3, कि आपने उसके ऊपर कुछ काम कर लिया, कुछ काम कर लिया। अभी ये उधर पे नहीं पहुंचा इंस्पेक्शन में, तो मतलब अंडर प्रोसेस चल रहा है, तो कैटेगरी 3। इसके बाद में आता है कैटेगरी 2। आपने पूरा भी कर लिया काम, उसका इंस्पेक्शन भी करा लिया। अंडर इंस्पेक्शन, सॉरी, इंस्पेक्शन नहीं करा लिया, अंडर इंस्पेक्शन। इसके बाद में आता है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में मतलब ये हो गया कि आपने पूरा कर लिया, इंस्पेक्शन करा लिया, इंस्पेक्शन से पास हो गया, केवल इशू करना बाकी है। तो जो इशू नहीं किए जा सके हैं उनको दो कैटेगरी में रखा जाता है, फिनिश्ड आर्टिकल और फिनिश्ड कंपोनेंट। तो फिनिश्ड आर्टिकल में जो 40 सीरीज में आपके वो हो रहे हैं, बन रहे हैं, जिसका डीए बन गया है, आपने उसको दूसरे वारंट में ट्रांस मतलब कि इशू नहीं किया है, तो फिनिश्ड कंपोनेंट आएंगे। फिनिश्ड आर्टिकल वो आएगा जब आप इशू करने जा रहे हैं किसी इंडेंटर को, आपका पूरा माल तैयार है, गेट से बाहर होना है, तो वो फिनिश्ड आर्टिकल मतलब कि 70 सीरीज से लेकर के 96 सीरीज तक जो बन चुका है माल पर इशू नहीं हुआ, पूरी बुकिंग हो चुकी है, आई नोटेड हो चुका है, गेट से बाहर होना है बस, तो वो फिनिश्ड आर्टिकल के सेमी में कैटेगरी में आएगा, वो कैटेगरी 1। तो इस तरीके से सेमी स्टेटमेंट बनाए जाते हैं 4 कैटेगरी में। ये सब इसकी प्राइसिंग, हर एक चीज की प्राइसिंग कौन करता है? अकाउंट ऑफिस। मटेरियल का मूल्यांकन उसके प्राइस के अनुसार, एएलआर के अनुसार किया जाता है। सेमी विवरण गैर पर, इसमें सेमी स्टेटमेंट में वो पूरा का पूरा वो भी मतलब कि जब मटेरियल लेबर का विवरण आ जाता है, उसके बाद में जब प्राइस मतलब कि उस वारंट की प्राइस निकालनी होती, तो उसमें ओवरहेड्स वगैरह और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह सारा जोड़ करके उस वारंट की वैल्यू निकाली जाती है, और जो इशू हो गया है तो उसको पहले ही माइनस कर दिया जाता है। तो प्रत्येक साल मार्च तक, 31 मार्च तक के वारंट का लेखा जोखा करना है, तो इसको 15 अप्रैल तक अंतिम रूप दे दिया जाता है। 31 मार्च तक के जितने भी ओपन वारंट हैं, उसमें जो जिस जिस लेवल पे वो है, मटेरियल की पोजीशन कैटेगरी निर्धारित करते हुए सेमी स्टेटमेंट बना करके अकाउंट ऑफिस भेज दिया जाता है प्राइसिंग करने के लिए, क्योंकि अब इसके बाद का काम अकाउंट ऑफिस का है। वो ही एक एनुअल अकाउंट बनाते वक्त इसकी प्राइस, डब्ल्यूआईपी वगैरह निकालेगा, फिनिश्ड आर्टिकल, फिनिश्ड कंपोनेंट की वैल्यू निकाल करके अपने एनुअल अकाउंट में लेता है। तो इसकी जरूरत अकाउंट ऑफिस को ही रहती है।
तो इस सेमी स्टेटमेंट में किसके किसके साइन होंगे? आपके एचओएस के, जो भी प्रोडक्शन सेक्शन का एचओएस प्लस डीओ प्लस जो आप नॉमिनेटेड एक वो रहता है, ऑफिसर रहता है, स्टॉक टेकिंग ऑफिसर, उसके साइन होते, प्लस अकाउंट ऑफिसर के। ऊपर कहीं लिखा हुआ है। ये सब मैंने बताया कि 6 माह तक की वारंट की लाइफ रहती। 6 माह से ऊपर के लिए अवधि बढ़ाने के लिए आयत फैक्ट्री बोर्ड की मंजूरी लेना आवश्यक होती है। ये तो वारंट के विवरण के लिए लिख दिया है। ये सब अभी उससे जरूरत की चीजें नहीं हैं। कॉस्ट कार्ड मैंने बता दिया कि लेखा कार्यालय के द्वारा प्रत्येक वारंट के लिए कॉस्ट कार्ड खोला जाता है। तो कॉस्ट कार्ड में या उसको लागत कार्ड भी बोलते हैं, अकाउंट ऑफिस बनाता है। अब लागत कार्ड अकाउंट ऑफिस ने बना लिया, तो अब उस वारंट की वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू, अब कितनी प्रकार की वैल्यू हो गई? एक हो गई उस वारंट की एस्टिमेटेड वैल्यू। आपने 1 लाख का वारंट लिया था, 1 लाख के लिए उसमें लेबर मटेरियल वगैरह दिया हुआ था, तो उसकी वैल्यू एक्स आई। पर जब एक्चुअल काम हुआ तो कुछ मटेरियल के रेट्स वेरी हो जाएंगे, रेट्स कम ज्यादा होंगे। तो उन सब कई कारणों से, और भी कई कारण है, उनके कारण कारण एक्चुअल जो कॉस्ट आई वारंट की, कॉस्ट कार्ड से निकल करके आई, उसकी वैल्यू वाई हो जाएगी। अब वाई और एक्स में यदि वेरिएशन आता है 10% से ऊपर या नीचे, मतलब 100 रुपए आपकी वैल्यू आनी चाहिए एस्टिमेटेड, 90 रुपए के नीचे जैसे ही जाएगा तो महाप्रबंधक को एक लेटर लिखा जाएगा अकाउंट ऑफिस के द्वारा, या ऐसे ही 100 रुपए से 110 रुपए के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 110 रुपए के ऊपर यदि उसकी वैल्यू जा रही है, एक्चुअल कॉस्ट जा रही है, तो इसके बारे में भी अकाउंट ऑफिस के द्वारा लेटर लिखा जाता है। तो ये परसेंटेज आप लोग लिख लीजिए। तो महाप्रबंधक इसके लिए एस्टिमेट को रिवीजन वगैरह करवाते हैं, या चेक करवा करके करवाते हैं कि एक्चुअल क्या रीजन है। लागत कार्ड में उपलब्ध सूचना, उत्पादन का प्राधिकार या सार या आईएफटी नंबर, मतलब एक्सट्रैक्ट नंबर या आईएफटी नंबर, वर्क ऑर्डर, वारंट नंबर, आदेशित भाग, मतलब कि कितनी क्वांटिटी के लिए वो दिया गया है, और एस्टिमेट नंबर, ये पूरा का पूरा डिटेल रहता है। और भी कई चीजें रहती हैं। ये ओपनिंग ऑफ कॉस्ट कार्ड मैंने बता दिया, प्रत्येक वारंट के साथ ही खोला जाता है, और जैसे ही वारंट कंप्लीट होके पहुंचता है तो वो वारंट को बंद, वारंट के साथ ही साथ ये कॉस्ट कार्ड को भी बंद किया जाता है। तो कॉस्ट कार्ड में एंट्रीज कहाँ कहाँ से आ रही हैं, इसको लिख लीजिए। एंट्रीज आ रही हैं, सामग्री सार लिखा हुआ, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट प्लस लेबर एब्स्ट्रैक्ट, ओवरहेड एब्स्ट्रैक्ट, ट्रांसफर वाउचर एब्स्ट्रैक्ट,
प्लस कंपोनेंट एब्स्ट्रैक्ट। लागत रजिस्टर वगैरह वही, चूंकि कॉस्ट कार्ड अकाउंट ऑफिस बना रहा, तू अपने अकाउंटिंग के लिए रजिस्टर वगैरह रखता है। इनको अकाउंट से ही मतलब है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। ये सब ऐसा कोई वो नहीं है। बंद कर दिया, लागत कार्ड की समाप्ति, उसको डिटेल में लिखा हुआ है। तो एक मास में पूरे किए गए वारंटों की सूची अकाउंट ऑफिस में 10 तारीख तक आ जानी चाहिए। 10 तारीख के बाद में उसके ऊपर पूरे कॉस्ट कार्ड बनाए जाएंगे और अगली 10 तारीख तक पूरे कॉस्ट कार्ड उसके हिसाब से बंद हो जाने चाहिए। ये लागत की तुलना मैंने आपको बता दिया। वास्तविक लागत तो प्राकृतिक मतलब कि एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में अंतर यदि ±10% से अधिक है तो इसको अकाउंट ऑफिस के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है इधर पे जनरल मैनेजर को। तो इसमें भिन्नता के कारण क्या होता है कि डीए परसेंटेज में परिवर्तन होता है, रिजेक्शंस ज्यादा होती हैं, प्रतिस्थापना या अधिक या कम चरणों का निष्पादन, मतलब उजरती कार्ड मतलब ईश्वर कार्ड का त्रुटिपूर्ण बनना या उजरती कार्ड ईश्वर कार्ड का त्रुटिपूर्ण मूल्य निर्धारण, इस तरीके की ये चीजें हैं। तो ये किसी क्वेश्चन में नहीं आते हैं, ये सब एक्चुअल अकाउंटिंग की चीजें मैंने लिख दी हैं। जिसको पढ़ना हो डिटेल में तो पढ़ लेगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं और ना आने की संभावना। ये सारी चीजें नहीं है। तिमाही रिपोर्ट बनाई जाती है, मतलब ये अकाउंट का काम है। पहले महीने की 15 तारीख मतलब अर्थात मार्च मास में यदि जो वारंट बंद हुए तो उसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट जाएगी 15 जुलाई को जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। एनआरआर एनआरएम वगैरह हमने बता ही दिया है। एक और, कॉस्ट कार्ड को बंद करने की तारीख से उसके अनुरक्षण की अवधि मतलब रखने की अवधि 2 वर्ष है। 2 वर्ष तक आपको कॉस्ट कार्ड रखना है फिजिकली। आजकल सब कॉस्ट कार्ड ऑनलाइन बन रहे हैं, तो ये जब तक ऑनलाइन है सारी चीजें व्यवस्थाएं उसमें रही जाती। तो पर यदि क्वेश्चन आता है तो अनुरक्षण मतलब कि रखने की अवधि 2 वर्ष है। सतत समीक्षा की जाती है। ये और नहीं, ये भी आपके स्टॉक वेरिफिकेशन का काम, स्टॉक वेरिफिकेशन ग्रुप जब स्टोर अकाउंट पढ़ेंगे। ये ऊपर जो लिखा था ना घटकों के सार मतलब कंपोनेंट एब्स्ट्रैक्ट, इसमें कंपोनेंट एब्स्ट्रैक्ट में रेट डिमांड नोट और रिटर्न नोट का विवरण रहता है। कंपोनेंट एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे बन रहा है? जहाँ पे 40 सीरीज के वारंट हैं। प्रोडक्शन लेजर कार्ड,
कॉस्ट कार्ड जैसे ही आपने ओपन किया है, इसके साथ ही साथ अकाउंट ऑफिस एक प्रत्येक वारंट के लिए अलग से प्रोडक्शन लीजर कार्ड का भी क्रियान्वयन करता है। मतलब कॉस्ट कार्ड के साथ ही साथ प्रोडक्शन लीजर कार्ड भी एक बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, यह एक लेजर फोलियो के तरह कार्य करता है। निर्माणी से प्राप्त आई नोट से इंस्पेक्शन या आर्टिकल, मतलब अब इसमें क्या होगा, कॉस्ट कार्ड में तो उस वारंट की वैल्यू निकल रही, अब उस वारंट से कितना माल इशू हो रहा है उसकी जानकारी रखने के लिए ये प्रोडक्शन लेजर कार्ड बनाया जाता है। इशू साइड में पोस्ट किया जाता है इशू वाउचर से, मतलब जो आप इशू कर रहे हैं इंडेंटर को या कस्टमर्स को, उसके लिए ये प्रोडक्शन लेजर कार्ड बनाया जाता है कि आपने उस वारंट के अगेंस्ट में कितना इशू कर दिया है। कॉस्ट कार्ड में कॉस्ट निकाला और प्रोडक्शन लेजर कार्ड में केवल और केवल इशू। और मतलब कि वारंट 1 लाख का है तो उसमें कितना बच गया तो वो नेचुरल बैलेंस में दिखाई देगा। अब तो इससे फिनिश्ड स्टॉक में प्रदर्शित करते हैं, जो कि यहाँ से इसी से पता चलता है कि जो आइटम कंप्लीट हो गया, आपने वारंट में बना तो लिया है, पर आपने वारंट बना लिया और उस वारंट को बंद भी कर दिया, पर अभी तक इशू नहीं हुआ। तो ये इसकी जानकारी यहाँ से पता चल जाती है कि आपने ये आइटम बना लिया है पर इशू नहीं किया है। तो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में इस तरीके के आइटम को शो किया जाता है। मतलब प्रोडक्शन लेजर कार्ड में क्या-क्या चीज़ें हैं, लिखी रहती, एक्सट्रैक्ट नंबर, वर्क ऑर्डर नंबर, वारंट नंबर, ओपनिंग सेमी क्वांटिटी इफ एनी। तो वहाँ पे जब हम उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पढ़ रहे थे तो कुछ एक चीज़ें वहाँ पे इंग्लिश में वर्ज़न में इंग्लिश की किताबों से वो बनाई हुई थी, तो कुछ एक चीज़ें छूटी हुई थी। पर यहाँ हिंदी में मैंने बहुत सारा डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो ज़्यादा काम आएगा। कुछ थ्योरी है तो थ्योरी को पढ़ते जाएँगे, जो प्रैक्टिकल चीज़ मतलब की जो चीज़ें थी मैंने बता दी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। वो